लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख चीन खतरनाक आत्मविश्वास की तरफ बढ़ रहा है। इसमें लेखक चीन के भीतर तेजी से बढ़ रही उस मानसिकता की चर्चा करता है जिसमें अब अमेरिका को एक कमजोर, बिखरता हुआ और गिरता हुआ देश मान लिया गया है। लेख कहता है ये सिर्फ आम लोगों की राय नहीं रह गई है, बल्कि धीरे धीरे चीन की राजनीतिक सोच और रणनीति का हिस्सा बनती जा रही है। और यही बात आने वाले समय में दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है। लेख की शुरुआत चीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक शब्द अमेरिकन किलनाई से होती है। वीडियो गेम की भाषा से निकला ये शब्द अब चीन में अमेरिका की तस्वीर बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यह है कि अमेरिका का आम आदमी बस एक बीमारी, नौकरी जाने या अचानक खर्च आने भर से बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। लेख कहता है चीन में यह धारणा बहुत तेजी से फैल रही है कि अमेरिका आर्थिक रूप से टूट रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं, उसका वैश्विक दबदबा खत्म हो रहा है। जबकि हकीकत इससे अलग है। अमेरिका अब भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में है। लेखक जो खुद चीन में पले बड़े हैं बताते हैं कि इस बार चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि अमेरिका के पतन की ये कहानी अब चीन में लगभग सच की तरह मानी जाने लगी है। लोग अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेजने से डर रहे हैं। परिवार वाले अमेरिका को असुरक्षित मानने लगे हैं। और चीन की सरकारी मीडिया भी लगातार यही दिखा रही है कि अमेरिका संकटों से घिरा हुआ है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, ईरान युद्ध और अमेरिकी राजनीति की अव्यवस्था को चीन में इस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेख का एक अहम बिंदु यह है कि चीन के भीतर ये सोच सिर्फ अमेरिका विरोध नहीं, बल्कि अपने संकटों से ध्यान हटाने का तरीका भी बन गई है। चीन खुद आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और प्रॉपर्टी संकट से जूझ रहा है, लेकिन लोगों को यह समझाया जा रहा है कि कम से कम चीन अमेरिका जैसा नहीं है। लेखक एक टैक्सी ड्राइवर का उदाहरण देता है, जिसने चीन की समस्याओं की शिकायत करने के बाद कहा, फिर भी अमेरिका से बेहतर है। वहां लोग किल लाइन के नीचे गिर जाते हैं। लेख ये भी बताता है कि चीन में राष्ट्रवादी सोच पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। विश्वविद्यालयों और मीडिया में पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों को गलत विचार बताया जा रहा है। उनकी जगह देशभक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन की सरकार और मीडिया लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका कमजोर हो रहा है और चीन अब दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की स्थिति में आ गया है। लेखक चेतावनी देता है कि यही आत्मविश्वास आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। अगर चीन को ये लगने लगे कि अमेरिका अब उसे रोक नहीं सकता, तो ये ताइवान, साउथ चाइना सी या व्यापार युद्ध जैसे मुद्दों पर ज्यादा आक्रामक हो सकता है। लेखंत में अमेरिका को भी सलाह देता है कि सिर्फ चीन को रोकने की रणनीति काफी नहीं होगी। अमेरिका को चीन के साथ मानवीय और शैक्षणिक रिश्ते को फिर से मजबूत करना होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? पुतिन ने ऐसा संकेत क्यों दिया? इस लेख में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया बयान के बहाने ये समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर 4 साल से ज्यादा लंबा खिंचा युद्ध अब किस मोड़ पर खड़ा है। लेख कहता है पुतिन ने पहली बार इस तरह का संकेत दिया है कि शायद युद्ध अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर लड़ाई अब भी जारी है और असली शांति समझौता अभी काफी दूर दिखाई देता है। लेख के मुताबिक मॉस्को में विक्ट्री डे समारोह के बाद पुतिन ने कहा कि उन्हें लगता है कि मामला अब खत्म होने की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधे बातचीत करने को तैयार हैं, चाहे मॉस्को में या किसी तटस्थ देश में। लेकिन साथ ही पुतिन ने ये शर्त भी जोड़ दी कि मुलाकात तब होगी जब शांति समझौते की शर्तें पहले से तय हो चुकी हों। यानी रूस अब भी चाहता है कि बातचीत उसकी शर्तों के मुताबिक आगे बढ़े। लेख ये साफ करता है कि पुतिन के इस बयान का मतलब ये नहीं कि युद्ध तुरंत रुकने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ लड़ाई लगातार जारी है। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में करीब 150 सैन्य झड़पें हुई और कई लोग मारे गए। यानी युद्ध विराम की बातें और जमीन पर वास्तविक हालात दोनों अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अल जजीरा का लेख बताता है कि पुतिन पर अब कई तरह का दबाव बढ़ रहा है। 4 साल के युद्ध ने यूक्रेन के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, लेकिन रूस भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
पश्चिमी प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन डोनबास क्षेत्र पर पूरी तरह नियंत्रण अब नहीं बना पाया। दूसरी तरफ यूक्रेन भी अपने कब्जे वाले इलाकों को वापस लेने में सफल नहीं हो सका। यानी दोनों देशों के लिए ये युद्ध अब थकावट की लड़ाई बन चुका है। लेख में विशेषज्ञ कैर गिल्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि पुतिन की बातों को सीधे शांति का संकेत मान लेना जल्दबाजी होगी। पिछले 1.5 साल में भी कई बार कहा गया कि युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक शायद अब पुतिन को समझ आने लगा है कि रूस उतनी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रहा जितनी उम्मीद थी। इसलिए वो युद्ध को पूरी तरह जीतने के बजाय कुछ समय के लिए रोकने के विकल्प पर ज्यादा खुला नजर आ सकता है। लेख में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का भी जिक्र है। अमेरिका समर्थित 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली की कोशिशों के बीच ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। उन्होंने हालिया युद्ध विराम को शुरुआत का अंत बताया, लेकिन असली मुश्किल अब भी वही है। रूस चाहता है कि पूरा डोनाब इलाका उसके नियंत्रण में रहे और यूक्रेन नाटो में ना जाए, जबकि यूक्रेन किसी भी इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है और सुरक्षा गारंटी मांग रहा है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय WHO महामारी संधि पर बहस, पश्चिम की कल्पनाओं वाली बातचीत ने दुनिया को खतरे में डाल दिया। इसमें कोरोना महामारी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सीख की तरफ ध्यान दिलाया गया है। लेख कहता है कि कोविड ने सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देशों के बीच भरोसे को भी गहरी चोट पहुंचाई। खासकर गरीब और विकासशील देशों को एहसास हुआ कि संकट के समय दुनिया का मौजूदा सिस्टम उनके साथ खड़ा नहीं था। अमीर देशों ने पहले अपने लोगों के लिए वैक्सीन जमा कर ली, जबकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देशों को वैक्सीन देर से, कम मात्रा में और महंगे दामों पर मिली। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों की मौतें और आर्थिक तबाही रोकी जा सकती थी, लेकिन नहीं रोकी गई। लेख बताता है, इसी अनुभव के बाद WHO के तहत पिछले 5 साल से एक नई पेंडेमिक ट्रीटी यानी महामारी से निपटने के लिए वैश्विक समझौते पर बातचीत चल रही है। मकसद ये है कि अगली महामारी आने पर दुनिया बेहतर तरीके से मिलकर काम करे। लेकिन अब ये बातचीत अटक गई है, क्योंकि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों ने साफ कह दिया है कि वो अब पुराने सिस्टम को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका सीधा सवाल है, अगर हम किसी नई बीमारी की जानकारी दुनिया के साथ साझा करेंगे तो क्या हमें इलाज और वैक्सीन बराबरी से मिलेगी या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। संपादकीय के मुताबिक अमीर देशों, खासकर यूरोप की कोशिश रही है कि विकासशील देश नई बीमारियों और वायरस से जुड़ी जानकारी तुरंत साझा करें, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य की कई महामारियां इन्हीं क्षेत्रों से निकल सकती हैं। लेकिन बदले में जब गरीब देशों ने मांग की कि वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई कानूनी तौर पर बराबरी से सुनिश्चित की जाए, तो पश्चिमी देश इसे स्वैच्छिक रखना चाहते हैं, यानी चाहे तो दें चाहे तो ना दें। लेख कहता है, असली विवाद यही सवाल है जिसने पूरी संधि को रोक दिया है। लेख में कहा गया है कि ग्लोबल साउथ की मांग बहुत बड़ी भी नहीं है। वो चाहते हैं कि कम से कम 20% दवाएं और वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित रखी जाएं और साथ ही तकनीक भी साझा की जाए ताकि वो खुद उत्पादन कर सके। लेकिन बड़ी दवा कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। लेख पश्चिमी सरकारों पर सवाल उठाता है कि अगर वो सच में वैश्विक समझौता चाहती हैं तो उन्होंने अपनी फार्मा कंपनियों पर दबाव क्यों नहीं डाला। अगर उनके पास ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा ही नहीं थी तो फिर पिछले 5 साल की बातचीत सिर्फ कल्पनाओं वाली बातचीत बनकर रह गई। संपादकीय ये भी कहता है, अगर ये संधि टूटती है तो नुकसान सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भरोसा और कमजोर होगा। यूरोप ये दिखाना चाहता था कि महामारी के बाद भी दुनिया मिलकर बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन हर साल के साथ ये भरोसा और टूटता गया। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.